अस्सलाम वालेकुम। आप ग्रीन टीम खेल का जुनून देख रहे हैं आप लोग। मैं आप लोग का होस्ट हूँ अनस चिश्ती और मेरे साथ है हमज़ा जमील जो हमारे ग्रीन टीम के सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव हैं। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं अनस? अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन, अब हमसे बहुत सारी बातें करने को है। सबसे पहले हमने ये बात करनी है कि पाकिस्तान और श्रीलंका का जो आज टेस्ट मैच हुआ है, जो पाकिस्तान ने गाल में 4 विकेटों से श्रीलंका को हरा दिया है। और साथ मैं ये भी बता के चलूँ कि एग्ज़ैक्टली 1 साल बाद पाकिस्तान अपना एक और दूसरा टेस्ट मैच जीता है ये। पिछले साल सेम ग्राउंड, सेम डेट और सेम ऑपोजिशन के साथ जीते थे और सेम रिजल्ट भी, मार्जिन ऑफ रिजल्ट था 4 विकेट के साथ। उस टाइम अब्दुल्ला शफीक की शानदार 140 160 एक्चुअली पाकिस्तान को 340 प्लस का टारगेट चेज डाउन कर दिया था गाल के 5वें दिन पे। इस टाइम कल रात अगर याद हो 48 में 3 हो गए थे पाकिस्तान में और थोड़ा सा जैसे फोर्थ इनिंग्स चेस का हमेशा पाकिस्तान का कोई ना कोई गड़बड़ हमेशा से होती है, जो कि हमें बहुत सारे मैचेस यादगार हैं उसकी। इस टाइम पाकिस्तान ने इमाम उल हक की ऑन द बैक ऑफ हिज 50 और बाबर आजम की अर्ली क्विक फायरिंग इनिंग्स की वजह से पाकिस्तान ने मेक श्योर किया कि ये वाला भी गेम ना जीत सके और अपना पहला टेस्ट मैच का जीत हासिल कर सके आफ्टर 365 डेज। तो थोड़ा सा हम इस मैच को भी हम लोग साथ रिव्यू कर लेते हैं। हमजा, अब थोड़े से इसके ऊपर ओवरऑल परफॉर्मेंस बता दें पाकिस्तान की, आपको कैसे लगी है ये, स्पेशली इनकी बॉलिंग वाइज, क्योंकि बॉलिंग सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर थी इनकी। शाहीन अफरीदी के आने की वजह से एक डिफरेंस तो पड़ा है ये, उन्हें 5 विकेट पूरे मैच में लिए, 3 पहली इनिंग्स में ली थी। स्पेशली के टॉप ऑर्डर की विकेट शाहीन अफरीदी ने ली थी, जिसमें उनकी से 100 विकेट भी मौजूद थी। ये चीज़ हमने अपने पिछले होम सीरीज में नजर नहीं आई थी। शहीन की इंजरी होने के बाद, इंग्लैंड सीरीज के बाद, इंग्लैंड सीरीज के साथ, न्यूजीलैंड सीरीज के साथ, और क्योंकि हमारे पास जो हमारी बॉलिंग थी, हमारे पास जैसे मोहम्मद अली, नए लड़के शामिल थे। अबरार अहमद फर्स्ट टाइम इंग्लैंड के साथ खेला था, जाहिर महमूद ने भी खेला था, लेकिन हमारी फर्स्ट चॉइस बॉलिंग अटैक नहीं थी ये, हमारी फिर भी फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग अटैक थी। तो एक क्या ये डिफरेंस था हमारे होम सीरीज ना जीतने की वजह से, और दूसरा इस पूरे टेस्ट मैच, इस सीरीज में आपको क्या नजर आ रहा है, क्या पाकिस्तान कोलंबो का टेस्ट मैच जीत पाएगा या नहीं? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आई समराइज, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी समराइज कर सकूं। सबसे पहले बॉलिंग पे आते हैं। बॉलिंग नो डाउट बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें नज़र आई है दोनों इनिंग्स में। पाकिस्तान की बॉलिंग पे स्पेशली शाहीन ने जिस तरह फर्स्ट इनिंग्स में अगर आप उनकी विकेट्स देखें तो मधुष्का, करुणारत्ने एंड कुशल मेंडिस, ये 3 विकेट्स उनकी बिल्कुल जो नंबर 1, 2 एंड 3 पे बैटिंग करने आते हैं, टॉप ऑर्डर बेसिकली उन्होंने पूरा उड़ाया है। ठीक है, सेम केस जो मिडिल ऑर्डर में अब्रार के क्विक विकेट्स जिस तरह अब्रार ने ली हैं, एंजेलो मैथ्यूज की विकेट हो गई, या टेल, और सिमिलरली नसीम शाह ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। तो ओवरऑल एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन जैलिन बनता हुआ दिख रहा है। नोमान अली पे क्वेश्चंस उठ रहे थे फर्स्ट इनिंग्स के बाद कि उन्होंने कोई विकेट नहीं ली और रन्स भी इतने ज़्यादा उन्होंने कोई ख़ास कंटेन वगैरह नहीं किए। बट सेकंड इनिंग्स में उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छा काउंटर किया। पर मैथ्यूज़ की बड़ी विकेट उन्होंने ली, बाबर आजम का वो नो डाउट बड़ा ज़बरदस्त कैच था, मधुष्का को उन्होंने आउट किया। सो ऑल इन ऑल नोमान अली की भी बड़ी ज़बरदस्त कम बैक रहा सेकंड इनिंग्स में, और बॉलिंग ओवरऑल अच्छी थी नो डाउट। एक कंबाइंड बॉलिंग एफर्ट थी जो हमें दिखी, ना कि हम जिस तरह पहले टेस्ट मैचेस में देखा करते थे कि एक आधा बॉलर या दो बॉलर होते थे जो मतलब रन थ्रू कर जाते थे पूरी टीम को, जिस तरह यासिर शाह हो गए या कोई, मतलब आउट ऑफ नो वेयर कोई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस आती थी तो आती थी। इस दफ़ा में अगर आप दोनों इनिंग्स में देखें तो एक आपको टीम एफर्ट नज़र आएगी। शाहीन, नसीम, अबरार फर्स्ट इनिंग्स में तीनों ने 3-3 विकेट्स ली हैं। सिमिलरली अगर हम सेकंड इनिंग्स में देखें तो 2 आउट शाहीन ने किए, सलमान आगा ने बड़ा अच्छा चिप इन किया, बड़े क्रूशियल मोमेंट्स पे आकर उन्होंने विकेट्स ली, बाबर को बहुत ट्रस्ट है उन पे, अबरार ने 3 आउट किए, नोमान ने 3 आउट किए। तो ऑल इन ऑल एक कंबाइंड एफर्ट है बॉलिंग की। तो ये बूस्टअप करेगी ऑब्वियसली नो डाउट परफॉर्मेंस में, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग आपको एक तो लंबे स्पेल की ज़रूरत है और सेकेंडली आपको ऐसे बॉलर चाहिए जो 10 आउट कर सकें, क्योंकि
इट्स नॉट अबाउट वनडे क्रिकेट कि आपने 50 ओवर में बॉलिंग करनी है, ना ही T20 क्रिकेट है कि 20 ओवर वाली बॉलिंग है। टेस्ट क्रिकेट में तो आपने 10 आउट करने हैं और आपको ऐसे बॉलर चाहिए जो नए बॉल के साथ भी और पुराने बॉल के साथ भी आपको क्रूशियल मोमेंट पे विकेट्स ला के दें। तो आई थिंक अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर हमने इसी बॉलिंग फॉर्म को कंटिन्यू रखा तो सेकंड टेस्ट भी इंशाल्लाह हमें अच्छा, वी आर होपफुल कि सेकंड टेस्ट में इंशाल्लाह हमें अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। जी, ठीक है। साथ-साथ में सऊद शकील के बारे में आपका क्या ख़्याल है? बहुत माशाल्लाह से बड़े अच्छी इनिंग्स के लिए ये अपनी पहली फर्स्ट क्लास डबल सेंचुरी बनाई है इस मैच के अंदर और बहुत कमाल की इनिंग्स खेली थी। फर्स्ट इनिंग्स के अंदर उन्हें 208 नॉट आउट रहे, जिस वजह से पाकिस्तान ने 461 पैचअप किए थे और एक लीड भी ले ली थी साथ में, जिसकी वजह से श्रीलंका को इतना ज़्यादा स्कोर ना मिल सका कि वो डिफेंड कर सके बाद में जाके। इवन सेकंड इनिंग्स में भी जब वो आए थे उन्हें 38 बॉल 30 किया है, उनमें 6 चौके मारे हैं ये और बहुत स्कोर को बस स्पिनर्स को सेटल नहीं होने दिया और मेक श्योर किया कि स्कोर चलिए रन्स चले जा रहे हैं ये और बहुत मैच्योरिटी दिखाई है। पिछले इनिंग्स में भी दिखाया अपने देखें न्यूजीलैंड की इनिंग्स में सीरीज़ में फिर इंग्लैंड में अपने जो डेब्यू सीरीज़ किया था 27 ईयर ओल्ड साउथ शकील जो डोमेस्टिक में बहुत सालों से अपने रन्स ग्राइंड करके आ रहे हैं ये और जिसपे कुछ फैंस के मुताबिक ये है कि डोमेस्टिक टैलेंट बीट नहीं कर सकता, डोमेस्टिक क्रिकेट के हार्ड वर्क को टैलेंट्स को आप बीट नहीं कर सकता। तो साउथ शकील जैसे और फिर बाकी मैं मिसाल भी दे दूँ कामरान गुलाम भी जैसे हो गए हैं या फिर इस तरह की मिसालें हैं। तो आपको साउथ शकील के बारे में क्या इसके बारे में ख़्याल है? और आपको क्या लगता है ये कि पाकिस्तान क्या उनको हमेशा अपने टैलेंट के ऊपर बैंक करनी चाहिए प्लेयर्स को या फिर इसी तरह डोमेस्टिक से 2-3 साल लगा के देखें? इसके साथ एक टायरिंग क्वेश्चन भी है जो मैं बाद में आके करूँगा आपसे। देखें, साउथ शकील, एक तो हमें पहले पूरा केस सिनेरियो समझना चाहिए कि साउथ शकील के साथ हमने किया क्या है, वो कहाँ से उनका स्टार्ट हुआ। आपने पाकिस्तान ए भी हमने उनको खिलाया, फिर हमने उनको कैप्टनसी भी दी, सिंध की टीम के भी वो कैप्टनसी करते रहे, फिर फर्स्ट क्लास भी खेलते रहे, डोमेस्टिक खेली, डोमेस्टिक में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ उन्होंने कोपिंग किया। रमीज़ राजा आए, नए स्ट्रक्चर के साथ भी वो खेले, पुराने स्ट्रक्चर में भी खेले, कुकाबुरा बॉल के साथ भी खेले, पंपा बॉल के साथ भी खेलते रहे। तो एक हार्ड वर्क है और एक डिटर्मिनेशन है जो पीछे से चलती आ रही है। एक केस सिनेरियो और इन पे क्रिटिक्स ये बहुत ज़्यादा थे कि इन्होंने जिस प्लेयर की जगह ली थी वो भी डोमेस्टिक के ही परफॉर्मर थे और फवाद आलम की मैं बात कर रहा हूँ। और वो भी बड़ा एक हमारे लिए केस सिनेरियो था कि क्योंकि लोगों ने इस पे बहुत ज़्यादा बात की थी कि फवाद आलम भी एक सीरीज, एक बैड या दो बैड सीरीज के बाद उनको भी निकाल दिया टीम से, जबकि उनको आने में ही कितने साल लग गए। तो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स के साथ ये इशू हम हमारे स्ट्रक्चर का कह लें या क्रिकेट बोर्ड का कह लें या सिलेक्शन कमेटीज़ का कह लें, जिनका भी इश्यूज है ये डोमेस्टिक परफॉर्मर्स के साथ ये इशू तो रहा है। ग्राइंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, होती है, विच इज़ अ गुड थिंग एज वेल। अगर हम इस चीज़ को पॉजिटिवली देखें तो डोमेस्टिक में क्रिकेटर जो है वो एक पॉलिश आपको नज़र आती है, वो हर सिनेरियो में खेलना सीखता है। क्योंकि और हमने देखा है इस टेस्ट मैच में साउथ शकील को बैटिंग करते हुए कि उन्होंने मिडिल ऑर्डर के साथ भी बैटिंग की है, उन्होंने ज़्यादातर टाइम टेल एंडर्स के साथ भी बैटिंग की है। तो ये टेल एंडर्स के साथ बैटिंग करने का आर्ट आपको डोमेस्टिक क्रिकेट सिखाता है। तो ये चीज़ आपने मतलब बेसिकली अगर हम इसको पॉजिटिव सेंस में लें तो ये उनके लिए एक पॉजिटिव प्लस साइन भी है। बट अगेन ऑन दी अदर हैंड हमने कई क्रिकेटर्स ऐसे ज़ाया भी कर दिए डोमेस्टिक खिला खिला के और उनको इंटरनेशनल में चांस नहीं दिया। नॉट गोना से एनी नेगेटिव थिंग्स बट हमारे पास एग्जांपल्स हैं। ताबिश खान की एग्जांपल है, एक टेस्ट मैच खिलाया क्योंकि ऑब्वियसली उनकी प्राइम उस टाइम तक चली गई थी, कुछ 600 के करीब उनके आउट थे डोमेस्टिक में। मीर हमजा इज स्टिल आउट, वो इस वक्त काउंटी खेल रहे हैं आई गेस और बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। वो टीम में नहीं है। फवाद आलम वन बैड सीरीज एंड ही इज़ गॉन, उनको आने में कोई 10 साल लग गए थे, 10 साल बाद उन्होंने कम बैक किया और परफॉर्मेंसेस दे के। तो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के साथ ये इशू तो है कि
ये इशू तो नहीं है, लेकिन आई वुड से कि थोड़ी सी ज़्यादती हो जाती है सिलेक्शन कमेटी से भी कि जितना ग्राइंडिंग और जितनी वो डेडिकेशन और मेहनत करके वो नीचे से ऊपर आ रहे हैं, तो एटलीस्ट आप उनको फिर उस लेवल का बैक भी करें। अगर आपने उसको, अब साउथ शकील के साथ उनका एक बड़ा ड्रीम स्टार्ट है टेस्ट करियर का, लेकिन फिल फर्ज अगर वो नेक्स्ट सीरीज या नेक्स्ट टूर में या ऑस्ट्रेलिया में वो फ्लॉप हो जाते हैं, तो ये हमारी पॉलिसी देखनी होगी कि अब हम फिर उसके बाद क्या करेंगे। आइदर वी विल बैक हिम, आइदर विल ड्रॉप हिम, और वो दोबारा जाके डोमेस्टिक सर्किट में दोबारा से वही पूरा सीजन खेल के ग्राइंडिंग करेंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है डोमेस्टिक और डोमेस्टिक बेस्ड परफॉर्मर्स और वो जिनको हम वो टैलेंट हंट्स कहते हैं ना, वो पीएसएल वाले, वो उनमें थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है कि पीएसएल की परफॉर्मेंसेस एक सीजन के बाद आना और इसमें डोमेस्टिक परफॉर्म करके आना, तो ये दोनों में बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो डोमेस्टिक परफॉर्मर का कोई मुकाबला नहीं है। नो डाउट टैलेंट अपनी जगह, बट जो परफॉर्मेंस बैक होती है वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। और आपको फिर टेस्ट क्रिकेट में नज़र भी आता है कि टैलेंटेड क्रिकेटर और हार्ड वर्किंग डोमेस्टिक परफॉर्मर, ये दो हमारे यहाँ कैटेगरीज बना दी गई हैं अनफॉर्चुनेटली। तो इस वक्त अगर मेरे से पूछें तो डोमेस्टिक परफॉर्मर ही लीड कर रहा है टेस्ट क्रिकेट में। तो सही है। चलें अब ये तो हमारे भाई पहली जीत हो गई है। सऊद शकी ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है, बाद में बॉलर्स ने भी बड़ा कमाल के खेला है। सलमान अली आगा ने भी करा है, नॉट टू मेंशन हिम, सलमान अली आगा जो कि ये भी आए थे, अपनी सीरीज़ में डेब्यू किया था, पिछले साल ही श्रीलंका के अंदर ही डेब्यू किया था। और लेकिन पीछे से शोर भी मचा था कि बाबर अपनी पर्ची उठा के ले आए, इस तरह के नारे लगे थे। और अब आज सलमान ने भी साउथ के साथ मिलके बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप भी लगाई है। उनने खुद पर्सनल 83 भी किए थे, फर्स्ट इनिंग्स के अंदर 82 83 किए थे। उसके बाद उनने कलेक्टिवली मिला के उनने 2-3 विकेट्स लिए हैं, जो कि वाइटल भी बनी है एक पार्टनरशिप ब्रेक करने के लिए भी। और सलमान अली आगा ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिल की है, तो वनडे में भी उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है ये। तो एक थोड़ा-सा सलमान के ऊपर भी आप बात कर लें साथ में, जो कि स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि लगता है कि सलमान बस एक थोड़ा-सा बस पीछे हाथ अपना फैलाया हुआ है, ये इसलिए वो टीम के अंदर बैठा हुआ ही है। तो थोड़ा-सा उसके ऊपर भी लाइट डाल दें कि सलमान टीम में क्यों है और किस वजह से? देखिए, सलमान का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है और बाबर को इस चीज़ का पता है कि उन्होंने, एंड वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट बाबर आजम कि वो बहुत ज़्यादा क्राउड प्रेशर नहीं लेते। हमने देखा है पिछले कैप्टन्स को कि मीडिया प्रेशर या क्राउड प्रेशर में थोड़ा सा कभी कभी क्रम्बल कर जाते हैं, कि मतलब एक आधा परफॉर्मेंस बुरी हुई है तो मीडिया ने बातें करना शुरू कर दी, क्राउड ने बातें करना शुरू कर दी, सोशल मीडिया से आवाज़ें आना शुरू हो गई, तो नेक्स्ट मैच या नेक्स्ट सीरीज में हमने देखा कि जो प्लेयर ही गायब हो गया। तो इसमें फिर ऑब्वियसली आपको क्रेडिट जाता है, कैप्टन को क्रेडिट जाता है जिस तरह उन्होंने बैक की है। एंड सलमान ऑब्वियसली नो डाउट ऑलराउंड एबिलिटी बहुत अच्छी है उनकी, स्पेशली बैटिंग तो वो कर ही रहे हैं, बॉलिंग में भी वो वनडे क्रिकेट में जिस तरह उन्होंने इम्पैक्ट रखा हुआ है। मिडल ओवर्स वनडे क्रिकेट में बहुत क्रूशल होते हैं, और आपको आके वनडे क्रिकेट में जिस तरह मिडल ओवर्स बाबर आजम उनसे निकलवाते हैं, तो वो भी एक बड़ा एक अच्छा आर्ट है। हमें एक मिडल ऑर्डर, सेकेंडली फिर मिडल ऑर्डर का एक बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन भी है हमारे पास। तो टेस्ट क्रिकेट में उन पे क्वेश्चन मार्क्स थे कि टेस्ट क्रिकेट में वो खेलेंगे, टिकेंगे नहीं टिकेंगे, टेम्परामेंट है या नहीं है, तो वो भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त शो किया है। हाँ, बिग कन्वर्जन्स में उनको प्रॉब्लम हो रही है, 50 70 80 60 ये इनके स्कोर्स हैं, तो वो जो 50 to 100 वाला कन्वर्जन है ना, वो कोई बहुत उनका नहीं हो रहा। तो दैट मेक्स ये अगेन आई कम बैक टू माय पॉइंट, जो डोमेस्टिक परफॉर्मर और टैलेंट का डिफरेंस था ना, वो यही डिफरेंस था कि जो बैक पे डोमेस्टिक परफॉर्मर है उसको पता है कि अपनी 50 या अपनी 60 या 70 को 100 में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये सलमान को सीखना पड़ेगा। नो डाउट ही इज़ परफॉर्मिंग रियली वेल, बट अभी आगे जाके ऑब्वियसली मिडल ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा रिलायंस अगर करनी है आपको,
ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली, तो वहाँ पे आपको बड़े स्कोर करने पड़ेंगे, 100 प्लस भी शायद। तो ऑल इन ऑल ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम सलमान, एंड इज अ स्टार, नो डाउट फ्यूचर स्टार है। और बाबर ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया उसको बैक करके, एंड दैट्स इट, थैंक यू। सही है। फिर अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला मैच पाकिस्तान अब तक जीत गया है ये। पहले के पॉइंट्स भी हासिल कर लिए हैं ये। अभी फिलहाल अब तक तो ये इंडिया के साथ टॉप में 100% पॉइंट परसेंटेज है। अगला ऐसा भी टेस्ट मैच जो पाकिस्तान का हो अगला पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच होगा वो है सिनहाल सिनहाल से क्रिकेट स्पोर्ट्स क्लब। सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ। मैं SSC कोलंबो में होगा पाकिस्तान का 24 जुलाई को, जहाँ के उनका वहाँ का एवरेज जो स्कोर है फर्स्ट इनिंग्स का वो 332 है, सेकेंड इनिंग्स एवरेज स्कोर 344 है, थर्ड इनिंग्स 278 है और फोर्थ इनिंग्स 186 है। और लास्ट टाइम इधर जो टेस्ट मैच हुआ था वो 5 साल पहले हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ, जो इंग्लैंड 42 रन से जीता था। और ये ज़्यादा से ज़्यादा बैटिंग फर्स्ट ट्रैक रही है। मैं सबको ज़रा बता के चलूँ मैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो टीम चेसिंग में जीती थी वो ऑलमोस्ट 21 ऑलमोस्ट 15-16 ईयर्स पहले जीती थी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2005 के अंदर। बल्कि होने तो वाला है, 20 साल बनने वाले हैं ये इस चीज़ के लिए। तो अब तक के लिए जितने भी आए हैं या तो इनिंग्स विन होकर आए ये, या फिर 100 रन प्लस मार्जिन से जीत के आए हैं। जिस तरह अगर आप लोग देख लें जो कि मार्जिन रहा है। और पाकिस्तान ने अपना लास्ट जो इस जगह टेस्ट मैच खेला था वो खेला था 2014 के अंदर, जिधर रंगना हेरात ने 427 दिया था फर्स्ट इनिंग्स के अंदर, और सरफराज अहमद की उस वक्त वापसी थी और उन्होंने अपना पहली टेस्ट मैच सेंचुरी भी की थी साथ में। वहाँ पाकिस्तान 105 रन से हारा था। तो 24 जुलाई सेकंड टेस्ट मैच पाकिस्तान का आखिरी, पाकिस्तान श्रीलंका के सीरीज़ का आखिरी गेम होगा। तो श्रीलंका ऑब्वियसली देखने का रहेगा कि वो भी अपने पॉइंट्स हासिल करें। नहीं तो फिर अगर पाकिस्तान कोशिश करेंगे कि अपनी सीरीज़ जीतें, उनको टेस्ट सीरीज़ जीते हुए ऑलमोस्ट 1.5 साल होने वाला है, तकरीबन 2 साल हो जाएंगे। वो लास्ट सीरीज़ जीते थे 2021 में एंड में बांग्लादेश के खिलाफ, जो 1-0 जीते थे या 2-0 जीते थे, सॉरी। अब चलते हैं हम लोग ज़रा एशिया कप के ऊपर। तो अब इमर्जिंग एशिया कप की सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। कल शुरू होगा सेमीफाइनल्स पे। श्रीलंका ए और पाकिस्तान ए सबसे पहले सेमीफाइनल खेलेगी। कल पाकिस्तान के टाइम 9:30 बजे होगा। उसके बाद कल ही दोपहर के 1:30 बजे बांग्लादेश और इंडिया का सेकंड सेमीफाइनल होगा। इस चीज़ पे मैंने ज़रा थोड़ी सी बात करनी है ये, क्योंकि एक तो पाकिस्तान ए टीम में वैसे भी एक पीछे से शोर मचाता है कि आप अपने फुल एक तरफ से बिग तो एक्सपीरियंस के साथ आप अपनी ए टीम बेच रहे हैं। और इंडिया की जब बात की जाए तो उनका कोई एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं आया एशिया कप में के लिए, सब नए लड़के आए थे। और उसी नए लड़कों ने पाकिस्तान ए को 8 विकेटों से हरा दिया था। पाकिस्तान ए 205 ऑल आउट हो गए थे और इंडिया ने 210 फॉर 36 ओवर्स के अंदर जीत गए थे ये लोग। तो हमजा 5-6 एक्सपीरियंस प्लेयर जिनके पास पाकिस्तान कैप है, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, कामरान गुलाम, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम, शाहनवाज दहानी, इनके होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने इतना बुरा इंडिया के साथ खेला है। और आप थोड़ी सी इसके ऊपर बात कर लें। और फिर सेमीफाइनल के आपको क्या लगता है कि श्रीलंका के साथ कैसे चांस होगा? श्रीलंका अपने कि श्रीलंकन की टीम जो कि क्वालिफाई अभी ओमान को हराते हुए किया था और उन्हें लीप फ्रॉग किया बांग्लादेश अफगानिस्तान के ऊपर से, उनको नॉकआउट करा गया। तो आपको क्या लगता है ये पाकिस्तान एक तो इस गेम के ऊपर, और फिर उनका सेमीफाइनल कैसा नजर आ रहा है? देखें, इसमें फर्स्टली तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आप स्क्वाड कंपैरिजन्स करें। आप इंडिया का स्क्वाड निकालें, आप अफगानिस्तान का निकालें, श्रीलंका ए का निकालें, इन सब के स्क्वाड कंपैरिजन्स करें और आप देखेंगे बाकी टीम्स में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने नेशनल कैप ले लिया है। देयर इज़ अ रीज़न इट्स कॉल्ड emerging एशिया कप। इट्स फॉर द emergings। दैट मीन्स के वो प्लेयर्स जो पाकिस्तान नहीं खेले या जिन्होंने पाकिस्तान को आगे जाके अगले कुछ सालों में रिप्रेजेंट करना है। पीएसएल में भी ये क्राइटेरिया, जब आप पीएसएल में ये क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हैं कि एक प्लेयर जिसने इंटरनेशनल कैप ले लिया है वो इमर्जिंग कैटेगरी में नहीं आ सकता, तो हाउ कैन बी प्लेस फॉर 6, हाल आपने 6 नाम लिए हैं या 7 नाम लिए हैं,
6 से 7 नाम आपने ऐसे लिए हैं जो इंटरनेशनल खेल चुके हैं। इसमें यहाँ 6 लोग ने खेले हैं ये। कामरान गुलाम ने तो सिर्फ एक ही गेम खेला था, लेकिन उन्होंने ना बैटिंग की ना बॉलिंग की, क्योंकि हारिस सोहेल के लिए कंकॉशन सब आए थे थर्ड ओडीआई में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो जनवरी में हुआ था। बाकी साहिबजादा फरहान टी20 खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए, साइम अयूब टी20 खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए, मोहम्मद हारिस दोनों फॉर्मेट खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए, ओडीआई और टी20। और मोहम्मद वसीम जूनियर और शाहनवाज जहानी का तो आपको तो पता है, ये वो दोनों हिस्सा थे टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के। तो दैट इस मीन्स ये कि बात है। हाँ, तो दैट मीन्स के एक ऐसा प्लेयर, आई एम नॉट गोइंग टू, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा इन प्लेयर्स को, ना इन प्लेयर्स की गलती है। गलती तो आई एम सोली ब्लेमिंग इट ऑन द सिलेक्शन कमेटी जिन्होंने सिलेक्ट किया है। एक ऐसा प्लेयर जिसने नेशनल टीम को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट किया है, हाउ कैन दैट प्लेयर और दैट प्लेयर रिप्रेजेंट इन एन emerging एशिया कप या एक emerging टूर्नामेंट में? वो प्लेयर कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है जो प्लेयर अपने नेशनल स्क्वाड को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट कर चुका है, ना कि रिप्रेजेंट नहीं कर चुका, वर्ल्ड कप में खेल चुका है। T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद वसीम जूनियर हैज प्लेड फॉर पाकिस्तान इन T20 वर्ल्ड कप। शाहनवाज धानी स्क्वाड का हिस्सा थे, नेशनल टीम में खेल चुके हैं। साहिबजादा फरहान को चले टाइम हो गया है, लेकिन वो इमर्जिंग तो नहीं है ना, उनको, उनका तो डेब्यू हुए हुए भी पता नहीं कितने साल हो गए थे नेशनल टीम में। तो सेम गोज फॉर मोहम्मद हारिस, इनको हम कहते हैं कि ये रिजवान की रिप्लेसमेंट है और ये T20 खिलाते हैं, हमने वर्ल्ड कप खिलाया है इनको, मोहम्मद हारिस को एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन। तो क्वेश्चंस ऑब्वियसली पूछे जाएंगे कि क्या यही टैलेंट पूल है हमारे पास, या टैलेंट पूल नहीं था, और किधर है टैलेंट जो, क्योंकि वन थिंग मेरी समझ में बात नहीं आ रही ना, क्योंकि ऑब्वियसली हम एज एन क्रिकेट फैन हम तो यही देख रहे हैं ना कि जी इमर्जिंग एशिया कप है, या एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें वो प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे जो पाकिस्तान को आगे जाके रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि वो प्लेयर्स जो ऑलरेडी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो दैट मेक मार्क्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। और फिर ऊपर से बैड लक कह लें या क्या हुआ, सेकेंडली आप इंडिया से हार गए, इंडिया ए से, और उससे बड़ी बात इंडिया ए का स्क्वाड आप उठा के देखें तो उसमें कोई इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है। तो दैट मीन्स कि आपने एक तो आपने सेफ खेला, 6 प्लेयर आपने सेलेक्ट करके सेफ खेलने की कोशिश की, और सेकेंडली सेफ खेलते हुए आपने इंडिया से हार गए। सो अब लेट्स रिवर्स द सिनेरियो। अब थोड़ी देर के लिए सिनेरियो को समझते हैं कि पाकिस्तान ए की स्क्वाड में कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर ना होता जिसने इंटरनेशनल कैप ली होती। हम डोमेस्टिक प्लेयर्स ले जाते, हम अंडर 19 के प्लेयर्स ले जाते, हम सर्किट में बहुत प्लेयर्स हैं और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अनकैप्ड हैं और बड़े टैलेंटेड हैं। हम कासिम अकरम कैप्टन रह चुके हैं अंडर 19 के, तो कासिम अकरम आराम से कैप्टनसी कर सकते थे पाकिस्तान क्रिकेट की इमर्जिंग एशिया कप की। तो अब अकरम के अंडर या किसी के भी अंडर, मैं किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं लेता, चलें किसी के भी अंडर आप ये टीम खिलाते विदाउट एनी इंटरनेशनल प्लेयर्स, और आप इस तरह इंडिया से हारते, तो शायद आपको इस लेवल का बैकलैश ना मिलता, क्योंकि आपको पता था कि आगे भी अनकैप्ड प्लेयर्स हैं और यहाँ पे भी अनकैप्ड प्लेयर्स हैं। यहाँ पे 5 से 6 कैप प्लेयर्स एक टीम में होके एक अनकैप्ड टीम से आप हार गए हैं। सो ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू बी वेरी नेगेटिव अबाउट इट कि पता नहीं, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, हम प्रोबेबली हम कल जीत के शायद फाइनल भी इंडिया के साथ खेल लें। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या थी इस टूर्नामेंट में जाने से पहले। क्या हमने नया टैलेंट निकालना है, या हम यही 5-6 प्लेयर्स के इर्द गिर्द ही हमने रिवॉल्व किया? क्या प्लानिंग थी हमारी? सो ये क्वेश्चंस ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी आस्क्ड। और इस पे मोहम्मद वसीम जो हमारे फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हैं उन्होंने बड़ी अच्छी ट्वीट भी की। तो मैं एग्री करता हूँ उस ट्वीट से भी, एंड ही रियली सेड कि उन्होंने भी यही बात की थी कि 5 से 6 प्लेयर्स जो हैं आपके, ये ऑनेस्टली आई डोंट सी इट कि किस लॉजिक और किस बेस पे वो ये मर्जिंग कप खेल रहे हैं, उनको क्यों खेलने दिया जा रहा है? but there should be a rule about it. I don't know ACC का क्या रूल है इस बारे में, ACC का ऑब्वियसली इस पे नहीं रूल होगा,
इसीलिए वो सब खेल रहे हैं, बट देयर शुड बी अ रूल और समथिंग अबाउट इट के द कैप प्लेयर्स जो नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं उनको इमर्जिंग कप में तो एटलीस्ट अलाउ नहीं होना चाहिए, इवन सिलेक्शन के लिए भी वो एलिजिबल ना हो, क्योंकि दैट्स अ टूर्नामेंट फॉर यंग किड्स। इसका मतलब है आपके यंग किड्स का आपने चांस ख़राब किया है इन प्लेयर्स को सेलेक्ट करके। जो आपका यंगस्टर बैठा हुआ है 16 साल का, 17 साल का, 18 साल का, अंडर 19 का प्लेयर बैठा हुआ है, उनका चांस आपने ख़राब किया है एक किस्म का। उनकी जगह बनती थी यहाँ पे खेलने की। नो डाउट, नो नथिंग अबाउट द रिजल्ट, मैं इंडिया वाले मैच पे नहीं कह रहा, बट ओवरऑल मैं ये कह रहा हूँ कि दिस शुड हैव बीन द सिनेरियो। नहीं, सही बात है बिल्कुल, क्योंकि अब सिनारियो भी वैसे इस चीज़ में मैं ऐड कर सकता हूँ कि बदल भी सकता है ये, जैसे कि आपने कहा है। फ़र्ज़ करें अगर पाकिस्तान टीम इंडिया को फाइनल में फ़र्ज़ करें हरा देता है ये, तो बात बिल्कुल ही बदल जाती है ये। तो ये बिल्कुल ही सबके जो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो सबका बदल जाएगा फिर यहाँ से। क्या वो अच्छा, जस्टिफाइड बात फिर रहेगी वो या नहीं रहेगी नहीं, फिर बात। फिर वो जस्टिफाइड ये होगी ना कि फिर आपको दूसरी तरफ से जस्टिफिकेशंस आना शुरू हो जाएंगी। अब मसला यही होता है ना कि आपने दो एक टीम खिलाई, आप क्योंकि इस टीम में अब आपको कहीं से भी आपको बचने की उम्मीद नहीं है, ठीक है? आप अब हार गए हैं तो आपको बैकलैश मिला है। अब फॉर एग्जांपल आप फाइनल जीत जाते हैं या कल जीत जाते हैं, जो भी हो जाता है, आई होप हम फाइनल जीतें। फॉर एग्जांपल हम फाइनल जीत जाते हैं तो आपको जस्टिफिकेशन दूसरी तरफ से आएगी और अपनी तरफ से भी आएगी कि यार हमारे पास तो 6 कैप प्लेयर्स थे, इंडिया तो अनकैप टीम खिला रहा है, तो वी वर ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर। सो थिंक अबाउट इट ना, इस तरह भी हम देखते हैं ना, क्योंकि आजकल हमारे वो फैन बेस में ये भी बड़ा सिस्टम चला आ रहा है कि बी टीम थी, सी टीम थी, एक्स टीम थी, वाई टीम थी, जेड टीम थी। तो फिर आपको दूसरी तरफ से ये जस्टिफिकेशंस भी आएंगी कि हम तो 6 कैप प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं मर्जिंग कप, और दूसरी तरफ इंडिया में देर आर नन। सो ऑब्वियसली बैलेंस तो आउट हुआ है ना। नहीं, बिल्कुल बट आई सही स्टिल बात होप है। हम जीते हैं, बट आई स्टिल होप हम जीते हैं। होप तो रही रहती है, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान जो भी टीम खेल रही हो, हमारे दिल यही करते हैं कि पाकिस्तान ही जीते, पाकिस्तान का नाम रोशन रहे। और वैसे ये मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती जब कोई कहते हैं बी सी हो या सी हो या डी हो, ये कोई टीम नहीं होती। आपके कंट्रीज़ आपके बेस्ट 15 बेस्ट 20 प्लेयर्स सेलेक्ट करती है, फिर दूसरे मुल्क में बेचती है, या लेकिन जब जो जो भी आपने ऑपोजिशन खेल हाँ, रही होती है खिलाती है ये मतलब आप एक तरफ से आप डिसरिस्पेक्ट भी दे रहे हैं उनको बी या सी या जी टीम बुलाने से। आपके बेस्ट प्लेयर्स है इसलिए वो खेल रहे हैं ये, चाहे आप ऑपोजिशन से खेलो चाहे आपकी टीम खेल रही हो ये। लेकिन जब आपने एक टीम का कलर पहन लिया है ना, तो दैट मीन्स कि यू आर द ए टीम, यू आर द बेस्ट, क्योंकि द बेस्ट इज प्लेइंग द स्क्वाड। जो स्क्वाड में खेल रहा है ना वो ही बेस्ट है। अब जो पीछे रह गया है वो बेस्ट नहीं है। अब कल को अगर रिजवान नहीं खेल रहे या सरफराज खेल रहे हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि जी सरफराज तुम्हारा बी विकेट कीपर था या बी लेवल का विकेट कीपर था। नहीं, सरफराज इज द ए विकेट कीपर। सो देयर इज नो सच थिंग एज, मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि देयर इज नो सच थिंग एज ए और बी। एग्जैक्टली exactly। चलो, अब तो एशिया कप की हम लोग ने बात कर, अब हम लोग एशिया कप का ही मेंशन कर रहे थे, तो हम ये भी ज़रा सबको बता दें, आपको अब तक सबको पता लग गया होगा। एशिया कप जो मेंस का स्केजुअल है वो बाहर आ गया है। ये पाकिस्तान 4 मैचेस होस्ट करेंगे, एक मुल्तान में, बाकी 3 लाहौर में। और इसमें यह है कि जो सुपर फोर्स का जो गेम है वो सिर्फ एक ही मैच पाकिस्तान में होगा, बाकी जो राउंड 1 के हैं वो 3 पाकिस्तान में खेले जाएंगे। बाकी जो वेन्यू है कांडे और कोलंबो में खेले जाएंगे। ये एशिया कप 30 अगस्त से शुरू हो रहा है और 17 सितंबर को ख़त्म होगा। बीच में गैप्स दी हुई हैं ये रेस्ट डे के लिए स्पेशली, क्योंकि जो ट्रैवलिंग हो रही होगी ये। और ये भी ज़रा मेंशन किया गया है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट राउंड, पाकिस्तान A1 रहेगा, इंडिया A2 रहेगा। सिमिलरली बांग्लादेश जो है वो B2 होगा और श्रीलंका B1 होगा। यानी अगर ये चारों टीम ही क्वालिफाई करती है तो उनके लिए पहले से टेबल सेट की गई है उसके हिसाब से। और अगर फ़र्ज़ करें नेपाल जो कि पाकिस्तान और इंडिया के ग्रुप में है, अगर फ़र्ज़ करें इंडिया को बाहर कर देते हैं और इंडिया उनकी जगह लेते हैं, तो A2 का जो सीड है वो नेपाल ले लेगी। तो जो A1 और A2 का गेम होगा वो पाकिस्तान और नेपाल के बीच में हो जाएगा। ये थोड़े से इंटरेस्टिंग सिनारियो बना के रखे है, लेकिन एशिया कप अब बस आएगा ये।
और एक नया बस एक इस प्लानिंग करके रखी हुई है ये। अच्छा, इसमें एक बस एक चलते-चलते ज़रा एक और हम लोग छोटी-सी बात ऐड करके चलूँ मैं। जय शाह जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं ये, उनने तकरीबन 45 मिनट्स पहले पीसीबी के अनाउंस होने से पहले अनाउंस कर दिया था स्केड्यूल था, और उसके ऊपर बहुत बड़ी बैकलैश चली थी। तो ये 2 छोटी चीज़ें हमज़ा ज़रा बता दें कि क्या लगता है ये? क्या ये मिसकम्युनिकेशन थी दोनों तरफ से, या जय शाह ने जानबूझ के ये हरकत की थी ये? और ये आपको कैसी ये एक प्लानिंग लगी है कि रिजल्ट होने के बावजूद भी राउंड 1 में कोई जीता या हारे, आपका A1, A2, B1, B2 पहले से सेट है। तो ये 2 चीज़ करके हम लोग रैप अप करते हैं ये। तो देखें, ये तो सबसे पहले तो स्केड्यूल में इट सीम्स रियली ऑब्वियस कि किसको कंफर्ट लेवल दिया जा रहा है, किसके लिए कंफर्ट लेवल दिया जा रहा है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि यस, कहाँ बिल्कुल। पे। हाँ, ऑब्वियसली तो ये बट अगेन पाकिस्तान में होना था, फिर पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं होना था, फिर बीच में आया कि जी 4 मैच होंगे, फिर पाकिस्तान के मैचेस होंगे। अब आपने इस सिनेरियो को ये बना दिया कि जी A1 और A2 यही रहेंगे, इर्रिस्पेक्टिव जो मर्जी हो जाए। तो दैट मीन्स कि आप बेसिकली आपने टूर्नामेंट की सैंक्टिटी आप खराब कर सकते हैं, बट उस स्पेसिफिक बोर्ड या उस स्पेसिफिक टीम की सैंक्टिटी ना खराब हो या उसके स्केड्यूल में मसला ना आए। तो ऑब्वियसली दे हैव द पावर, नो डाउट ऑन दैट। एंड बड़ा फेमस है ये, पावर इज पावर। सो आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली आपके 3 पीसीबी चेयरमैन थे और 3 का मेरा ख्याल है तीनों का डिफरेंस स्टांस था। एक चेयरमैन साहब कहते थे कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट ही इधर होगा वरना हम वर्ल्ड कप के लिए नहीं जाएंगे। दूसरे आए, उन्होंने कहा कि जी आधा आधा कर लेते हैं, पाकिस्तान के मैच इधर हो जाएंगे, इंडिया वाले उधर हो जाएंगे, बाकी टीम इधर आ जाएंगी, उन्हें कोई मसला नहीं है। वो करते कराते फाइनल में अब ये हुआ कि कोई हमारे पास 4 मैच आ गए हैं अल्लाह अल्लाह करके। तो लेट्स होप अब हम ऑब्वियसली इसके साथ हमारा जाइंट्स हैं, तो जाइंट्स के साथ मुकाबला ज़रा मुश्किल ही होता है। जय शाह वली पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। वो उनका अपना इशू था, जो भी था उन्होंने ट्विटर पे किया। तो उस टाइम पे ऑब्वियसली 45 मिनट्स बाद इधर सेरेमनी होनी थी, तो वो भी हो गई। सो आई वोंट कमेंट ऑन दैट। चलिए, पर बहुत शुक्रिया हमज़ा आज के शो के आने के लिए, और सब व्यूअर्स का भी शुक्र अदा करना चाहता हूँ मैं शो देखने के लिए है। हम फिर वापस आएंगे पाकिस्तान और श्रीलंका के सेकंड टेस्ट मैच प्रीव्यू करने के लिए, और हम थोड़ी सी और बातें करेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से। अब तक के लिए यहाँ से हम लोग मैं चलता हूँ, और सबके लिए अल्लाह हाफिज़।